हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, इससे पहले हमने आरएल सर्किट भी पढ़ लिया है। ठीक है, और प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी हमने पढ़ लिया है। तो उसी चैप्टर से आगे हमने क्या करा, आरसी सर्किट। इसे आरसी सीरीज सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसमें देखो रजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों क्या में लगे हैं, सीरीज में। ठीक है, और यहाँ से इसको एसी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस को और एक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रखा है और उनको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, एसी जो वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वी आर होगी। आपको पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी वोल्टेज वी आर होगी और कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी होगी। ठीक है, यहाँ पे VC होगी। तो ये आपको डायग्राम इसमें दिखा है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आरसी सीरीज सर्किट का डायग्राम। हमने जो भी वोल्टेज यहाँ से सप्लाई की है वो कुछ इसके अक्रॉस और कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। अब देखते हैं हम इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इसका ये हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये सेम ऐसी है जैसे हमने आरएल सर्किट पढ़ा था। आरएल सर्किट और आरसी सर्किट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको, अगर उसको आरएल सर्किट समझ में आ गया होगा तो उसको आरसी सर्किट जो होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा इसमें भी जैसे हमने उसमें दिया था, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब ये वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ से करंट जाएगी। ठीक है, करंट, ये जो करंट होगी इस रेजिस्टेंस में और इस कैपेसिटर में सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट को एक रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस करंट आई ले लेता हूँ। ठीक है, आई मैंने एक रेफरेंस करंट ले ली। तो सेम इस वाले फेजर डायग्राम में भी मैंने एक रेफरेंस करंट ये ले रखी है। ठीक है, आई सेम है रेजिस्टेंस में भी और कैपेसिटर में भी। ठीक है, उसके बाद जब ये करंट यहाँ जाएगी तो सबसे पहले रेजिस्टेंस में जाएगी। रेजिस्टेंस में जाएगी तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर। ठीक है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में जो होता है करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। तो जो इसमें वोल्टेज होगा सेम क्या होगा, इसी के ऊपर हम बना सकते हैं इसको वी आर ऐसे। ठीक है, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद जो ये करंट होगी वो जाएगी आपकी कैपेसिटर में। कैपेसिटर में आपको पता है क्या होता है, जो करंट होती है 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें, अब वोल्टेज की बात करें तो 90 डिग्री लैग करेगा। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को लैग करा लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने ये वोल्टेज को यहाँ से लैग करा दिया। एक मिनट में इस वाले डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, ये आपका एक वोल्टेज, तो ये आपका वी आर था, यहाँ से हमने 90 डिग्री इसको लैग करा दिया वी सी। ठीक है, मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये सबसे पहले हमने आई करंट रेफरेंस लिया। सबसे पहले वोल्टेज वी आर, इसमें 0 डिग्री का एंगल होगा तो इसे वी आर ऐसे बना लिया। करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब ये करंट जो होगी कैपेसिटर से जाएगी तो 90 डिग्री लैग करेगा। तो लैग का मतलब नीचे को बना देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे। ये आपका वी सी, ये करंट से क्या करेगा, 90 डिग्री लैग होगा जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं, ठीक है, सपोज हमने इसको ऐसे मिला लिया, ये करंट है, इसको ऐसे मिला लिया। ठीक है, इसको नाम ले लेते हैं ओ एम पी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बन रहा है ओ एम पी, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल सम से क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज होती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो टोटल वोल्टेज होगी वी आर प्लस वी सी। ठीक है, यानी दोनों वोल्टेज का सम होगा। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज मिलेगी हमें ये, ठीक है, ये जो होगा वी आर प्लस वी सी, यानी जो हमने यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज करी है, जो यहाँ पे हमने अप्लाइड वोल्टेज दी है वी, ठीक है, ये होगा वी आर प्लस वी सी। तो ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज वी है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो करंट होगी ये सीधा हमारी ऐसी है और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ऐसे है, यानी लैग कर रहा है। ठीक है,
कितना 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो आरसी सर्किट होता है उसमें वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है और करंट लीड कर रहा है। तो वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। ठीक है, और ये फाई जो होगा वो डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर की वैल्यू पे। ठीक है, जितनी कैपेसिटी का वैल्यू होगा, जितनी कैपेसिटी के ये होंगे, उस पर तुम्हारा एंगल बनेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो यही फेजर डायग्राम है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले आरएल सर्किट में जो मैंने बनाया था सेम ऐसी है, आप उस वीडियो को देख के इसको भी तुरंत समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो ये मैंने बताया कि आरसी सर्किट में जो ये 5 डिग्री होगा, ठीक है, फेस एंगल बोलते हैं इसे। जो करंट से जो वोल्टेज है कितना लैग कर रहा है उसको फेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, जेड जेड से शो करता है इम्पीडेंस को। ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस को हम एक्स से शो करते हैं। ठीक है, और इसको आर से, तो इन दोनों का रूट में स्क्वायर, ये होता है इम्पीडेंस। इसकी यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो टोटल करंट कैसे निकालते हैं हम इस सर्किट में। तो टोटल करंट होती है कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी इम्पीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटर है, इन दोनों को रेजिस्टेंस को जोड़ के, तो इसका आर होता है, इसका एक्स ही होता है। तो जो अभी हमने इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताया था जेड, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस या इम्पीडेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो या टोटल इम्पीडेंस बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला आता है फेस एंगल tan फाई। ठीक है, तो इसको हम, इसका लिए फॉर्मूला होता है वी सी अपॉन वी आर, यानी जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है अपॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो होता है फेस एंगल। ठीक है, इसको एक्स सी अपॉन आर से भी शो कर सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन जो आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी शो करता है। फाई अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो टेन जो उधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कि जो आरसी सर्किट होता है, जो इसमें एनर्जी हमारी डिसिपिटेट होती है, यानी जो खर्च होती है, वो केवल किसके, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर, हमने यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है। ये यहाँ पे जो भी पावर का लॉस होगा, एनर्जी डिसिपेट होगी, वो केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, आई स्क्वायर आर। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपको पता है एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। ठीक है, ये कोई यहाँ पे लॉस नहीं होगा इसमें पावर का, एनर्जी को डिसिपिटेट नहीं करता, जैसे हमने इंडक्टर में देखा था। ठीक है, तो सेम इसमें भी होगा। तो जो भी एनर्जी लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर के अक्रॉस होगा। ठीक है, बाकी जितनी भी एनर्जी होगी, पहले क्या करेगा, जो कैपेसिटर होगा एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, और केवल जो लॉस होगा वो रेजिस्टेंस में होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पावर का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, इंडक्टेंस के लिए भी यही था, ये इंडक्टर के लिए भी यही था, यानी आरएल सर्किट के लिए भी यही था फॉर्मूला। ठीक है, कॉस फाई यहाँ पे पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है के डब्ल्यू अपॉन के वी, यानी ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, ट्रू पावर यानी जो खर्च होती है, एपरेंट पावर यानी जो हम देते हैं, के वी यानी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये होती है एपरेंट पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर जो खर्च नहीं होती। ठीक है, जो लॉस होता है। तो इस पावर फैक्टर को एक फॉर्मूले से शो कर सकते हैं हम, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं केवल। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। ये कहाँ से आए हैं, कैसे ड्राइव किए हैं, वो मैंने अभी इसमें वीडियो में सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो सॉल्व करें आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसके यूज़ कहाँ होता है, यानी जो आरसी सर्किट है, हमने पढ़ तो लिया आरसी सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है, तो पेपर में आ जाता है। तो इसका यूज़ होता है जैसे कैमरा फ्लैश जो होता है उसका, फ्लैशेस के लिए यूज़ होता है, पेस मेकर टाइमिंग सर्किट जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, फिल्टर के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है,
टाइमिंग सर्किट और फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर यानी जैसे किसी चीज़ को प्योर करना, आपको पता है फिल्टर का मतलब। तो कहीं पे हमें कोई सिग्नल चाहिए, हाई हाई फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी का चाहिए तो लो फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। या हमारे कोई सिग्नल है, ठीक है, उसमें कुछ नॉइस है, यानी कुछ अनवांटेड जो हमारे सिग्नल हैं वो हैं, उनको हमें अलग करना है, तो उसमें उसके लिए फ़िल्टर सर्किट बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसके यूज़ होता है आरसी सर्किट का, यानी हमारे सिग्नल से कोई भी नॉइस है उसको अलग करना है, ठीक है। या हमारे कोई सिग्नल है उससे कोई सिग्नल अलग करना है, मान लो 2-3 सिग्नल मिक्स है, वहाँ से कोई सिग्नल को अलग करना है, हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को अलग करना है, तो वहाँ पे फ़िल्टर सर्किट में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब आपने पढ़े भी होंगे हाई पास जो फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर जो होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है, तो आपको केवल इनके यूज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए RLC सर्किट जो आपका रह गया है वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक वीडियो, ठीक है। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो थैंक यू।